हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बीएसटी के फर्स्ट क्लास। ठीक है। गुड मॉर्निंग बीएसटी। क्या स्टार्ट करेंगे? बीएसटी बिहार बोर्ड और उसकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे आज। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कि आपका बीएसटी बिजनेस स्टडी 11 में भी आपने किया होगा। ये 100 मार्क्स का है। इसमें आपका 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। उसमें 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का होता है। तो आज हम लोग बीएसटी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसके लिए आप बुक्स ले लेंगे बीएसटी की। आर के सिंगला की बुक ले लेंगे। वीके पब्लिकेशन की होती है। कौन से पब्लिकेशन की? वीके पब्लिकेशन की बुक होती है। ये बुक ले लेंगे आप लोग। और 2 रजिस्टर रखेंगे, एक क्लास नोट्स के लिए, जो क्लास में लिखवाई जाए उसके लिए, और एक होमवर्क के लिए। ठीक है। आप लोग होमवर्क के लिए एक रजिस्टर रख लेंगे। अच्छी सी रजिस्टर रखेंगे, नॉर्मली 150 पेज वाली। और उसमें जो भी क्लास में नोट्स कराई जाए हर हाल में उसे क्लास में डे बाय डे नोट्स करेंगे, और जो होमवर्क दिया जाए उसे होमवर्क वाले रजिस्टर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए बीएसटी में चैप्टर 1 मैं बता दूं आपको। चैप्टर 1 इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट 1.1। एक यूनिट में छोटे छोटे चैप्टर हैं। आज यूनिट 1.1 स्टार्ट करेंगे। प्रबंध एक परिचय। प्रबंध एक परिचय। देखिए बेसिक रूप से प्रबंध का इंग्लिश क्या? मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट की क्या पढ़नी है? इंट्रोडक्शन पढ़नी है। तो मैनेजमेंट प्रबंध जैसे ही ये आपके माइंड में आता है कि सर ये मैनेजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। देखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के महत्व, प्रबंध की प्रकृति। अब यहां देखिए, आपको देख के लग रहा होगा कि यहां क्या हो रहा है। एक ऑफिस है, बड़े सारे स्टाफ बैठे हुए हैं और एक सीनियर पर्सन। ये कौन है? यही है जो मैनेजमेंट कर रहा है। तो सर आखिर ये मैनेजमेंट होती क्या है? मैनेजमेंट कैसे की जाती है? तो जब तक हम लोग ये जानेंगे नहीं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट कैसे की जाती है ये कैसे पता चलेगा? तो आज बेसिक हमें समझना है कि ये मैनेजमेंट प्रबंध क्या है। इस प्रबंध के बारे में आज हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग भी साथ साथ लिखेंगे, है ना? प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट क्या है? इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल
एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, कार्यों के एक समूह, ये जो कार्य के एक समूह, इसमें 5 कार्य आते हैं। प्रबंध में कितने कार्य आते हैं? 1 2 3 4 5 कार्य आते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्यों के एक समूह। उस समूह में कौन कौन से हैं? तो उस समूह में है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन एवं पांचवा नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। देखिए, प्रबंध में आपके 5 कार्य हो गए। कौन कौन से? नियोजन पहला, प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद संगठन, ये भी एक यूनिट में आता है, चैप्टर में आता है। संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग और नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये टोटल 5 फंक्शन है। बेसिक रूप से ये 5 चैप्टर भी है। इस 5 कार्य के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंध। मतलब किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्रबंध जरूरी है। और तो सर प्रबंध में क्या होता है? तो प्रबंध में 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। एक बार फिर आप लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या क्या? चलिए बोलिए। हाँ, पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। नियोजन में क्या होता है? प्लानिंग बनाना। किसी भी बिजनेस के लिए प्लानिंग बनाना बड़ा जरूरी है। आप जो कुछ सोचते हैं वो प्लानिंग है। एक फिल्म आई भी थी हॉलीडे, उसमें देखा हो अक्षय कुमार ने कैसे कैसे प्लानिंग बनाया था। प्लानिंग बनाना हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। संगठन, उस प्लानिंग के नियोजन करने के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन, अपना बिजनेस सेटअप तैयार करना होता है, उसको संगठन बोलते हैं। सर नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण में हमें स्टाफ, सोचिए जरा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ ही ना हो, एम्प्लॉय ना हो, कर्मचारी ना हो तो कैसे चलेगा? बताइए, संभव है? बैंक में भी आप जाते होंगे, बड़े सारे स्टाफ होते होंगे किसी दुकान में। तो वो नियुक्तिकरण कि स्टाफ को कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाए, वो नियुक्तिकरण है। चौथा निर्देशन, डायरेक्शन। हम लोग आगे की यूनिट में इसको देखेंगे। फिल्म में भी आप देखते होंगे डायरेक्टर, बड़े सारे डायरेक्टर अच्छे अच्छे आते हैं। तो जो डायरेक्टर हैं, मतलब जिनका काम होता है निर्देश देने का कि कैसे किसी कार्य को अच्छे ढंग से किया जाए। जैसे आप लोग सरस्वती पूजा करते हो, उसमें एक डायरेक्टर निर्देशन देता है कि ऐसे करो, यहाँ से मूर्ति लाना है, यहाँ से प्रसाद बनाना है, वो निर्देशन। और लास्ट पांचवा नियंत्रण, मतलब कि जो कार्य जिनको सुपुर्द किया गया है वो अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करते हैं या नहीं करते हैं, वो किस में आता है? वो आता है आपके नियंत्रण में, कंट्रोलिंग करना। और ये 5 कार्य को मिला दे तो फिर क्या होगा? प्रबंध। आगे हम इसके बारे में एक एक के बारे में बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे। लेकिन
कैसे काम को कैसे करना है, तो काम को कुशल एवं प्रभावी तरीके से करना है। सर ये कुशल एवं प्रभावी क्या है, तो आइए हम लोग कुशल एवं प्रभावी के बारे में बात करें। मैनेजमेंट में कुशल एवं प्रभावी, देखिए यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के बड़े सारे फंक्शन नजर आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे क्या क्या चीजें किया जाए, कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे अपने बिजनेस को डेवलप किया जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्टाफिंग सारे कैसे अपॉइंट किए जाएं, ये मैनेजमेंट में आ रहा है। लेकिन अभी हमें ध्यान देना है कि प्रभाव एवं कुशल, तो प्रभाव एवं कुशल के लिए जरूरी है कि इन पांचों चीजों पे हमें ध्यान देना। सर किन किन चीज पे? प्लानिंग, प्लानिंग का मैंने बताया, प्लानिंग मतलब नियोजन, अभी अभी समझाया था। ऑर्गेनाइजिंग संगठन, स्टाफिंग नियुक्तिकरण बताया आपको, डायरेक्टिंग निर्देशन। अच्छा बताइए कंट्रोलिंग मीन्स कौन बताएगा, बताइए, हाँ बोलिए बोलिए, नियंत्रण। तो ये पांचों को मिला दें तो वो मैनेजमेंट होता है। लेकिन इस पांच कार्य को कैसे करना है? प्रभावी एवं कुशल से करना है। सर ये प्रभावी एवं कुशल समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमें इसी चीज को डिस्कस करना है। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है कुशलता। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है? कुशलता। और इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभाव पूर्णता। इसी दोनों चीजों पे ध्यान देना है कि मैनेजमेंट का कार्य कैसे होना चाहिए? कुशलता एवं प्रभाव पूर्णता से होना चाहिए। सर ये कुशलता एवं प्रभाव पूर्णता क्या है? आपके दिमाग में सवाल आ रहा है। देखिए दो अलग अलग चीज। अगर हम बात कुशलता की करें तो कुशलता का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कम से कम लागत पे, कम से कम कॉस्ट पे करना, उसको हम लोग बोलते हैं कुशलता। मतलब कुशलता किस चीज पे ध्यान देगा? कुशलता हमेशा ध्यान देगा लागत क्या होनी चाहिए? कम से कम हमेशा सोचेगा, क्योंकि देखिए व्यवसाय में जितनी लागत कम होगी आपका लाभ उतना ही ज्यादा होगा। और सर प्रभावपूर्णता, प्रभावपूर्णता हमेशा ध्यान देता है समय, मतलब ठीक समय से काम हो जाए। किससे काम हो जाए? ठीक समय से काम हो जाए, समय के अंदर। जैसे आप लोग पिज्जा को होम डिलीवरी में मंगाते हैं और वो समय से लाकर नहीं देगा तो आप नाराज हो जाते हैं। तो प्रभावपूर्णता का मतलब समय का ख्याल रखना, क्योंकि कस्टमर इंतजार नहीं करता। और कुशलता का मतलब लागत, क्योंकि अगर आपने लागत ही बहुत बढ़ा दिया तो व्यवसाय लाभ की जगह हानि में चला जाएगा। दोनों बड़ा जरूरी है। इफिशियंसी, कुशलता, इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता। अब जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसके बारे में बात करना है कि मान लीजिए टेलर मास्टर कपड़े को स्टिच करता है। अगर वो 2 मीटर कपड़े के जगह पे 4 मीटर में एक शर्ट बनाए तो लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फिर वो कैसे बेचेगा? फिर वो कपड़ा महंगे रेट का हो जाएगा शर्ट।
तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि भैया 2 मीटर में अगर कपड़ा बन सकता है, शर्ट बन सकता है, तो हमें कितने में बनाना है? 2 ही मीटर में बनाना है। उसी को क्या बोलते हैं? कुशलता। लेकिन मान लो किसी ने शर्ट स्टिच करने के लिए दिया कि भैया 4 दिन बाद शादी में पहनना है, और आप शादी के दिन लेने आया 1 दिन पहले और उस दिन स्टिच ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने किस चीज पे ध्यान नहीं दिया? प्रभावपूर्णता पे ध्यान नहीं दिया, आपने समय का ध्यान नहीं दिया। कस्टमर नाराज हो जाएगा, कस्टमर आपसे बहसबाजी करेगा। तो आपको लागत पे ध्यान देना है, लागत कम होने से आपका लाभ बढ़ेगा, और समय का ध्यान देना है, क्योंकि समय से ही फिर कस्टमर खुश होगा कि आपने जो समय बोला उस समय के अंदर कार्य हो जाना चाहिए। तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध का दोनों चीजों पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है, कुशलता पे भी और किस पे? दूसरा, हाँ, प्रभावपूर्णता पे भी। वेरी गुड। तो आइए हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावपूर्णता। प्रभावपूर्णता की इंग्लिश क्या होती है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस एवं कुशलता। कुशलता की इंग्लिश क्या होती है? इफिशियंसी। में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में क्या अंतर है। तो किसी भी डिफरेंस को लिखने के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, आंसर को लिखेंगे, टेबल बना लेंगे, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। टेबल बनाएंगे, आप लोग भी टेबल बनाएंगे मेरे साथ साथ। टेबल में पहले बॉक्स में लिखेंगे अंतर का आधार। क्या लिखेंगे? अंतर का आधार, मतलब किस आधार पे हम अंतर कर रहे हैं, उसकी हेडिंग। और प्रभावपूर्णता, प्रभावपूर्णता, कुशलता, कुशलता। चलिए लिखेंगे। पहला, अर्थ। इसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय काम को पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों न आए। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रभावपूर्णता हमेशा समय के ऊपर ध्यान देता है, लागत के ऊपर ध्यान नहीं देता। अब आइए कुशलता में लिखेंगे। इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम, मेरे साथ साथ लिखेंगे, लागत पर काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। मतलब कुशलता किस पे ध्यान देता है? लागत पे। प्रभावपूर्णता लागत पे ध्यान नहीं देता।
वो किस पे ध्यान देता है? समय पे। अब आइए दूसरा, उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। समय, इसका उद्देश्य क्या है? लागत को न्यूनतम करना। कुशलता हमेशा लागत को कम से कम करेगा। तो किसी भी व्यवसाय के लिए बताइए, प्रभावपूर्णता जरूरी है या कुशलता जरूरी है? सब दोनों जरूरी है। बिल्कुल सही, प्रभावपूर्णता भी जरूरी है और साथ ही साथ कुशलता भी जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। प्रबंध की विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? देखिए, विशेषताएं, प्रबंध की विशेषता क्या है? तो हम लोग अभी विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। कि प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा आपको विशेषताएं का मतलब समझाएं। देखिए, विशेषताएं का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पहचान कैसे ले हम। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो अभी एक विशेषताएं कि कोरोना की क्या विशेषता है, कैसे पहचान लेते हैं कोरोना की। तो आपने सुना होगा ना, बुखार हो जाता है, खांसी आती है, इससे बचना चाहिए, हमेशा हमें मास्क लगाना चाहिए, दूरी मेंटेन। उसी की वजह से इस तरह से क्लासेस चलाई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस। तो विशेषताएं का मतलब होता है फीचर्स, कैरेक्टर्स, कि कैसे उसे पहचान ले। तो सर हम प्रबंध को कैसे पहचानेंगे? तो आइए लिखेंगे, प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। सर उद्देश्य प्रधान का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जब भी प्रबंध करना है तो आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कैप्टन का उद्देश्य क्या होता है क्रिकेट टीम में? विराट कोहली, क्या उद्देश्य होता है? कि मैच कैसे जीता जाए। एक बिजनेसमैन का कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मतलब आपका भी स्टडी का क्या उद्देश्य है? कि अच्छे से अच्छे कैसे मार्क्स आए, कैसे फ्यूचर मेरा अच्छा हो। तो कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी प्रबंध किया जा सकता है। जैसे महाभारत में अर्जुन का क्या उद्देश्य था? कौरवों से लड़ाई जीतना। तो उद्देश्य है तो उसके लिए हमें प्रबंध करना होगा। यानी प्रबंध के लिए, प्रबंध का उद्देश्य कोई ना कोई जरूर होगा। दूसरा, प्रबंध सर्व
व्यापक है। कहते हैं ना, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सभी जगह है। तो इसे प्रबंध सर्वव्यापक, सर्वव्यापक का मतलब होता है यूनिवर्सल, सभी जगह है। मतलब प्रबंध सभी जगह। हाँ, घर में एक महिला खाना बनाती है, वहां भी प्रबंध है कि कितने लोगों के लिए कैसे खाना बनाना है। स्कूल में भी प्रबंध है। याद कीजिए, पहले क्लास में ये चलेगी, फिर उसके बाद ये चलेगी। शादी के लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। बड़े सारे आजकल इवेंट मैनेजर आते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सुना होगा आपने, शादी में सब कुछ मैनेजमेंट करते हैं। हालांकि हमारा पूरा फोकस व्यवसाय पे है कि हमें व्यवसाय के प्रबंध को पढ़ना है आपके सब्जेक्ट बीएसटी में, लेकिन प्रबंध सभी जगह। आप किसी भी कार्य को अच्छे से करना है तो वहां पे प्रबंध है। तो प्रबंध क्या है? सर्वव्यापक। तीसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सर, सतत प्रक्रिया का क्या मतलब? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, मैं योगा नहीं सिखा रहा अभी, लेकिन मतलब सांस हमेशा लेते रहते हैं। तो किसी भी व्यवसाय में प्रबंध एक दिन के लिए नहीं होता कि कोई कार्य एक हो गया, आज इस साल सोचिए इस साल अच्छे से प्रॉफिट हो गई तो मेरा प्रबंध का काम कंप्लीट। नहीं, अगले साल फिर उसे प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़ा और बढ़ाना है। मतलब क्या है? प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तभी बिजनेस का ग्रो होता है। आपने टाटा सुना, रिलायंस सुना, तो उसमें लगातार प्रबंध अच्छे से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। फोर्थ लिखेंगे, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया का मतलब कि प्रबंध किसी एक पर्सन से नहीं होता। कोई सीनियर हो सकता है, कोई जूनियर हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। लेकिन प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भारत सरकार में बड़े सारे मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है अभी? हाँ, निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री होते, उद्योग मंत्री होते। तो इसे प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, बड़े सारे लोगों का एक समूह है। हाँ ठीक है, छोटा व्यवसाय होगा तो प्रबंध का समूह छोटा होगा, बड़ा व्यवसाय होगा तो प्रबंध का बड़ा स्तर होगा, समूह में ज्यादा अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। पांचवा, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य है का मतलब कि एक डायनामिक फंक्शन। हमेशा आपको कुछ आगे का सोचना है, फॉरवर्ड सोचना है। आज ये अच्छे से हो गया तो फिर कल ये अच्छा करना है, ये अच्छा हो गया। आपने देखा होगा कि कभी सेल्स एजेंट मिले होंगे आपको किसी मोबाइल की दुकान में, वो हमेशा चाहते हैं कि मोबाइल और ज़्यादा सेल हो जाए, और ज़्यादा सेल हो जाए। मतलब एक गतिशील कार्य का मतलब कि हमें संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है, हमें हमेशा कोशिश करना है कि और आगे कैसे बढ़े, और आगे कैसे बढ़े। ये तो चलिए, प्रबंध की विशेषताएं उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बताइए मेरे साथ। पहला, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। वेरी गुड। प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आगे चलेंगे। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि प्रबंध की विशेषताएं यूनिवर्सल, अभी समझाया आपको मैंने।
यूनिवर्सल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक है। डायनामिक फंक्शन, अभी बताया आपको मैंने प्रबंध के बारे में कि प्रबंध के विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सर, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं। तो प्रबंध के 1, 2 और 3 मुख्य उद्देश्य हैं। प्रबंध के कितने उद्देश्य? 1, 2, 3। उद्देश्य का मतलब होता है आखिर प्रबंध क्यों किया जा रहा है, किसी व्यवसाय में आखिर प्रबंध क्यों किया जा रहा है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, प्रबंध के उद्देश्य का वर्णन करें। प्रबंध के उद्देश्य का वर्णन करें। मैंने बताया प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, संगठनात्मक उद्देश्य। सर, ये संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि व्यवसाय कैसे जीवित है, व्यवसाय कैसे लगातार चलता है। यानी प्रबंध सबसे पहले अपने व्यवसाय के बारे में सोचेगा कि उसका व्यवसाय कैसे अच्छे से चलता है। लिखेंगे संगठनात्मक उद्देश्य का अर्थ संगठन के लिए निर्धारित, संगठन के लिए निर्धारित उद्देश्य से है। जैसे लाभ अर्जित करना, हमेशा संगठन के लिए प्रबंध लाभ अर्जित करना। सबसे पहले वो संगठन के बारे में सोचेगा कि संगठन कैसे जीवित रहे, संगठन में लाभ कैसे हो, संगठन का विकास कैसे हो। ये प्रबंध का पहला उद्देश्य। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक सर, सामाजिक उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक उद्देश्य का मतलब कि जहां पे प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, जहां प्रबंध व्यवसाय की फैक्ट्री लगी है, वहां के लोगों को, वहां के समाज को कुछ फायदा पहुंचाना। जैसे वहां के लोगों को रोजगार देना,
जैसे वहां की सड़कें बनवा देना, वहां सड़कों पे बिजली के खंभे लगवा देना, मतलब समाज के लिए कुछ करना। ये किस उद्देश्य में आएगा? सामाजिक उद्देश्य में आएगा। लिखेंगे प्रबंध के सामाजिक उद्देश्यों का अभिप्राय सामाजिक हित का ध्यान रखने से है, जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। हमेशा प्रबंध का दूसरा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य कि रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध किए जाए। अब आइए तीसरा, तीन उद्देश्य बताए। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य, देखिए व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है कि आपके व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो बताइए कर्मचारी को वेतन उचित मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कर्मचारी को वेतन समय से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारे उद्देश्य किस में आएंगे? व्यक्तिगत उद्देश्य में। लिखेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य का अभिप्राय कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारी को कैसे सुविधा मिले, कैसे उनको जैसे उचित पारिश्रमिक देना। ठीक है, तो कितने उद्देश्य हो गए? तीन। कौन कौन से उद्देश्य हो गए? पहला संगठन के लिए, दूसरा सामाजिक और तीसरा व्यक्तिगत। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे चलें, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। प्रबंध के महत्व, इंपॉर्टेंस का वर्णन करें। सर प्रबंध का क्या महत्व है? देखिए लिखेंगे प्रबंध के निम्नलिखित महत्व है। पहला, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। सभी का उद्देश्य, पूरे व्यवसाय में जितने भी टॉप लेवल से लेकर सबसे लो लेवल छोटे कर्मचारी तक के सभी के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है।
दूसरा, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। प्रबंध से क्या बढ़ती है? कुशलता। लगातार प्रबंध अच्छा होगा तो कुशलता बढ़ेगी। तीसरा, प्रबंध गतिशील संगठन आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जितना अच्छा प्रबंध होगा संगठन उतना ही आगे बढ़ेगा। फोर्थ, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक उचित पारिश्रमिक देने की बात की गई थी, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिगत उद्देश्यों का सहायक है। पांचवा, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। तो ये थे आपके प्रबंध के महत्व। तो यूनिट 1.1 बीएसटी में ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जिसको हमने अभी डिस्क्राइब करवाया। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 थी, जिसमें प्रबंध के 5 बताए गए थे। पहला, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। ये 5 कार्य एक एक पूरा यूनिट है जिसके बारे में आगे हम बहुत विशेष चर्चा करेंगे। चलिए अब आप लोग होमवर्क लिखेंगे। पहले ही बताया कि एक क्लास के लिए रजिस्टर होना चाहिए और एक होमवर्क के लिए। अपने बुक्स में चैप्टर 1.1 के बाद, यूनिट 1.1 के बाद देखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन, अत्यधिक लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अल्ट्रा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। वो आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के। और 2 मार्क्स क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन। वो बना लेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आपको जो क्लासेस वो आप ऐप में आपको बैच में अलॉट किया जाएगा क्लासेस, और टाइम टू टाइम हर पूरे यूनिट कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू टेस्ट, ट्रू फॉल्स टेस्ट भी होगी। इसलिए आप डेली क्लास के बाद अपने होमवर्क को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।